हेलो दोस्तों, एसटी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में जानने वाले हैं भूषण को रीतिकाल का महत्वपूर्ण कवि क्यों माना जाता है और उसे रीतिकाल का सबसे अलग कवि क्यों कहा जाता है। प्रश्न है, भूषण को रीतिकाल का कवि क्यों कहा जाता है। अपने उत्तर की पुष्टि में उदाहरण भी दीजिए। इसका परिचय है। रीतिकाल के कवियों में भूषण ऐसे कवि थे जो रीतिकाल में राजा के आश्रय में रहते हुए श्रृंगारिक रचना न करके वीरपरक रचना करने वाले कवियों में प्रथम स्थान पर आते थे। ये कानपुर के पास के तिकवापुर नामक स्थान के निवासी थे। यह रत्नाकर त्रिपाठी के पुत्र थे। ये छत्रपति शिवाजी, साहू जी तथा अन्य राजाओं के आश्रय में रहते थे। रीतिकाल के कवि भूषण को रीतिकाल के बाकी कवियों से अलग इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि बाकी कवि रीतिकाल में श्रृंगारिक रचनाएं की थी, जबकि ये भूषण जो कवि थे उन्होंने रीतिकाल में वीरपरक रचना की। ये कानपुर के निवासी थे। कानपुर के तिकवापुर नामक एक गांव था, वहां के निवासी थे। इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था और ये छत्रपति शिवाजी और साहू जी के आश्रय में रहते थे। इसके अलावा ये अन्य कई राजाओं के आश्रय में रहे थे। अब आगे जान लेते हैं कवि भूषण की रचनाओं के बारे में। भूषण ने छत्रपति शिवाजी के आश्रय में रहकर कई रचनाएं की। शिवराज भूषण, शिवा बावनी तथा अन्य रचनाएं की। शिवराज भूषण में छत्रपति शिवाजी के चरित्र का तथा उनके शौर्य का वर्णन मिलता है। शिवा बावनी में छत्रपति शिवाजी के शौर्य और उनके पराक्रम का वर्णन मिलता है। भूषण ने शिवाजी के आश्रय में रहकर कई रचनाएं की है, जिसमें से दो प्रमुख रचना है शिवराज भूषण और शिवा बावनी। शिवराज भूषण में इन्होंने छत्रपति शिवाजी के शौर्य और उनके चरित्र का वर्णन किया है, जबकि शिवा बावनी में उनके शौर्य और पराक्रम का वर्णन किया है। अगला है रचना में अलंकारों का प्रयोग। भूषण ने शिवराज भूषण में कुल मिलाकर 105 अलंकारों का प्रयोग किए हैं। 99 अर्थालंकार, 4 शब्दालंकार, शेष 2 शंकर नामक अलंकार और चित्र अलंकार का प्रयोग किए हैं। इसके रचनाओं के अलंकार का लक्षण लगभग 1/4 मतीराम के लक्षणों से मिलता है। मिलने का प्रमाण अपमान, उपमेय, उल्लास आदि। ये जो रीतिकाल के भूषण कवि थे, इन्होंने शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का प्रयोग किया है, जिसमें से 99 अलंकार है अर्थालंकार, 4 है शब्दालंकार और 2 जो बचे अलंकार उसमें से एक है शंकर अलंकार और एक चित्र अलंकार। इन्होंने जो अपने रचनाएं हैं उनमें मतीराम का जो रचनाएं हैं उनसे इनका मिलता जुलता अलंकार का प्रयोग किया है, जिसमें से है उपमान, उपमेय, उल्लास। इन सब अलंकारों का प्रयोग किया है जो मतीराम ने पहले प्रयोग कर चुके थे। अगला है अलंकारों का प्रयोग करने के तरीके। इसमें देखने वाले हैं कि भूषण ने जो अलंकार का प्रयोग किया है वह किस प्रकार किया है। भूषण ने अपने रचनाओं में मतीराम आदि कवियों की तरह अलंकारों का उपयोग स्वच्छता से नहीं कर पाए हैं। फिर भी इन रचनाओं को खराब नहीं कहा जा सकता है। भूषण आचार्य के दृष्टि से सफल नहीं हो सके, पर ये कवि कर्म में सफल रहे। जो भूषण कवि थे, इन्होंने अलंकारों का प्रयोग उतना अच्छा से नहीं कर पाया, जबकि फिर भी इन्होंने बहुत ही अच्छे से प्रयोग किया था अलंकारों का। इन्हें एक सफल आचार्य नहीं कहा जा सकता, लेकिन इन्हें एक कवि अवश्य कहा जा सकता है। आगे है भूषण प्रशस्ति परक रचनाएं करने के कारण ये श्रृंगारिक कवियों की तरह कल्पना करके रचनाएं नहीं कर पाए।
फिर भी इन्होंने प्रशस्ति परक रचनाओं के अनुसार शब्द का प्रयोग किए हैं। भूषण ने अपनी रचनाएं किसी एक भाषा में नहीं किए हैं, बल्कि इन्होंने संस्कृत, अरबी, प्रकृति आदि भाषाओं को तोड़ मरोड़ कर किया है। भूषण ने जो अपनी रचना किया है उसमें से किसी एक भाषा से रचनाएं नहीं की है, इन्होंने सारे भाषा को एक साथ मिलाकर रचनाएं की है। अगला है भूषण को रीतिकाल कवि माने जाने के कारण। भूषण को रीतिकाल का कवि क्यों माना जाता है? भूषण को रीतिकाल का कवि माना जाता है क्योंकि रीतिकालीन कवियों ने जिस काल में अपनी रचनाएं की थी उसी काल में इन्होंने वीरपरक रचनाएं की थी। इसे रीतिकाल का कवि मानने का एक और कारण यह है कि इन्होंने अपनी रचनाओं में रीतिकाल के कवियों की तरह अलंकारों का अधिक से अधिक प्रयोग किया है। भूषण को रीतिकाल का कवि इसलिए माना जाएगा क्योंकि जिस समय रीति ग्रंथ का रचना हो रहा था उसी समय इन्होंने वीरपरक रचनाएं की थी। और दूसरा कारण यह भी है कि इन्होंने भी रीतिकाल के कवियों की तरह अलंकारों का बहुत ज्यादा प्रयोग किया है। अगला है निष्कर्ष। अतः हम कह सकते हैं कि भूषण रीतिकाल के सभी कवियों से अलग थे। इन्होंने सभी कवियों से अलग रचनाएं की। रीतिकाल के कवियों के समवर्ती होने के कारण इसे रीतिकाल का कवि माना जाता है।